Good morning, class 10th. Welcome in the next session of recorded video class. Today, I am going to start a new chapter of light, that is refraction of light. पिछले क्लासेस में हमने आप लोग को रिफ्लेक्शन और से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को समझा दिया था. आज से हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की शुरुआत करेंगे. तो सवाल ये है भाई कि रिफ्रैक्शन क्या होता है. रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट. व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक बात हमेशा आप लोग याद रखेंगे, मीडियम अगर सेम है, एक ही मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है, तो वो पूरी तरह से वेव थ्योरी के उस रिजल्ट को फॉलो करता है जिसमें ये बताया जा रहा है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में चलता है. लेकिन जैसे ही मीडियम के डेंसिटी में बदलाव आता है, अगर दो मीडियम डिफरेंट हो जाता है, एज फॉर एग्जांपल मान लो एक मीडियम एयर है, एयर से रे ऑफ लाइट चलना शुरू किया और एक दूसरा मीडियम ग्लास में वो इंटर कर रहा हो, दोनों ही जगह, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दोनों ही मीडियम में लाइट जो है वो ट्रैवल करेगा, बट ट्रैवलिंग स्पीड जो होगा वो लाइट का, वो दोनों ही मीडियम में अलग अलग हो जाएगा. तो स्पीड अलग अलग हो जाने की वजह से क्या होगा कि लाइट का जो स्ट्रेट पाथ है वो अब अपने स्ट्रेट पाथ पर नहीं रह पाएगा. इट बेंड्स, वो मुड़ जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. लेकिन एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, refraction only take place when ray of light moves obliquely, incident obliquely. जब तक obliquely इंसिडेंट नहीं होगा तब तक किसी प्रकार के रिफ्रैक्शन का चांस ही नहीं बनता है. तो अब सबसे पहले हम लोग उसी की शुरुआत करते हैं. चलो बच्चों, आते हैं बोर्ड की ओर और देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसमें फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है डेफिनेशन, the bending of light when it goes from one medium to another obliquely, this is very important point, obliquely is called refraction of light. ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने एक चीज दिखाने का प्रयास किया है. यह एक ग्लास शीट है, ग्लास के ऊपर में एयर है और ग्लास के नीचे भी एयर है. one ray of light is incident on glass at the surface of a obliquely, obliquely means इंक्लाइंड वे में. इंक्लाइंड वे में जैसे ही इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, क्या होगा, इट बेंड्स. ये अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं रह पाएगा. इसका ओरिजिनल पाथ अगर हम लोग डिसाइड करें तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं गया, ये बेंड कर गया और बेंड करके फिर एक ग्लास में चला सरफेस बी तक. बी से जब फिर एग्जिट होने लगा एयर में, अगेन इट बेंड्स. तो यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आई होप कि आपको एक चीज समझ में आ गया होगा. लेकिन इससे जुड़ी कुछ और भी विशेष बात है जिसको मैंने पॉइंट 2 में कोट किया है, यहां ध्यान देंगे. द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम. दो मीडियम है, एयर और ग्लास, लेकिन रिफ्लेक्शन हो कहां पे रहा है, एट द पॉइंट ऑफ द बाउंड्री. इस पॉइंट पर आप देखें, यहां एयर और ग्लास का ये बाउंड्री पॉइंट है, तो बेंडिंग इसी पॉइंट से संभव है. यहां देखिए, ग्लास और एयर का बाउंड्री है, तो इसी पॉइंट से रिफ्रैक्शन होगा. अब मैं यहां आता हूं, आप एक और फिगर देखें, I फॉर इंसिडेंट रे, R फॉर रिफ्लेक्टेड रे, N फॉर नॉर्मल. इंसिडेंट रे इंसिडेंट किया, ये नॉर्मल है, आपको समझ में आ रहा होगा. तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. बिल्कुल ये जो डेफिनेशंस है वो मिरर से ही जुड़ा हुआ है, मिरर जैसा ही है, इसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं है. और रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए R से इसको हमने सिंबलाइज किया है. अब हम लोग आगे चलेंगे बच्चों. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने समझा, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लेकिन लाइट कैसा जाना चाहिए, ऑब्लिकली जाना चाहिए. द वन क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर, काउजेस ऑफ रिफ्रैक्शन.
रिफ्रैक्शन का क्या कारण है। इसका बस एक लाइन का एक रीजन है, सिंपल एक रीजन है। एंड रीजन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में इन करता है, एट दैट टाइम सडनली उसका स्पीड जो है वो चेंज कर जाता है, या तो ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। यही एक वजह है जिससे एक मीडियम से जब रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली इन करता है तो उसके डायरेक्शन में बदलाव आता है, उसमें बेंडिंग आता है। तो मैंने यहां लिखा है काउजेस ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आप देखें। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मैं एक एग्जांपल के साथ इसको समझाने का प्रयास करता हूं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर मैं बात करता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो जरा सोचिए कि जैसे ही एयर में वो लाइट है तो उसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब बाउंड्री पर आया, एयर और ग्लास के बाउंड्री पर जैसे ही आएगा यहां इस पॉइंट पर, क्या होगा? इसका स्पीड सडनली कम हो जाएगा। कम होने की वजह से इसमें बेंडिंग हो जाएगा और ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा दूसरी तरफ से, बेंडिंग के साथ ही रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि रिफ्रैक्शन का क्या कारण है, तो आपको सिर्फ सिंपल एक आंसर करना है कि बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। व्हेन द लाइट goes from one medium to another medium obliquely, the speed of the light change at the boundary of these two medium and it get bent। तो ये एक बहुत अच्छा और सही रीजन है बच्चों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक कारण और भी पूछा जाता है कि why changing in speed of light is cause of रिफ्रैक्शन। मतलब स्पीड ऑफ लाइट में बदलाव से कैसे रिफ्रैक्शन का वो कारण बनता है। तो मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखें। मान लीजिए एक ग्लास शीट है और ऊपर में एयर है। अब बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली, बीम ऑफ लाइट है ऑब्लिकली पड़ा। थोड़ा और इसको ऑब्लिकल कर देते हैं और इंक्लाइन कर देते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, ऑब्लिकली इंसिडेंट किया। बहुत सारा रे ऑफ लाइट है इसमें, है ना। अब थोड़ा ध्यान दो, क्या होगा? ये सब एयर में है, अभी सबका स्पीड सेम है, ऑब्लिकली इंसिडेंट किया। तो सबसे पहले कौन सा रे इस पॉइंट पर, ग्लास शीट पर सबसे पहले कौन सा रे इंसिडेंट किया होगा? ये लेफ्ट वाला पार्ट का या राइट वाले पार्ट का? आपका जवाब होगा सबसे पहले ये लेफ्ट पार्ट वाला जो है ये इंसिडेंट किया, और उसके फ्यू सेकेंड्स या फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के बाद राइट वाला रे इन किया होगा। लेकिन आप सोचो कि जैसे ही ये पहले ये स्ट्राइक किया, इसकी स्पीड में एक बदलाव आ गया। लेकिन जब ये बदलाव कर रहा था तब तक इधर वाला जो एकदम राइट साइड वाला जो रे ऑफ लाइट है वो अपने उस स्पीड पर कायम था जो स्पीड लाइट का एयर में होता है, यानी वो उसमें बदलाव नहीं आया। फिर धीरे से इसके कुछ सेकंड के बाद यह भी जब यहां इन किया, इसने भी अपने डायरेक्शन में बदलाव किया। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके सबका टाइम अलग अलग है। ये सारे रे का इंसिडेंटिंग टाइम एट द बाउंड्री ऑफ ग्लास एंड एयर ये अलग अलग टाइमिंग है। तो अलग अलग टाइमिंग होने के वजह से सबकी स्पीड अलग अलग टाइमिंग पर बदल रहा है। सबका स्पीड जो है वो अलग अलग टाइम पर चेंज कर रहा है।
तो यही एक इसका मूल वजह है, और यही जब बाहर निकलेगा तब भी इसके टाइमिंग में अलग अलग तरीके से बदलाव आएगा और ये पूरी तरीके से बेंड कर जाएगा। तो मैंने आपको ये भी चीज़ समझा दिया है कि मूल वजह क्या है। रिफ्रैक्शन का मूल वजह यही है कि बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। बच्चों अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। नाउ बच्चों अब हम लोग बात करते हैं मीडियम का। मीडियम क्या है? मीडियम इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। मीडियम एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है वेयर द लाइट मूव्स, जहाँ से लाइट ट्रैवल करता हो, मूव करता हो, उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग मीडियम कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है लाइट के अकॉर्डिंग्स में। अगर हम लोग देखें तो एक होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और दूसरा होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जाहिर सी बात है, रेयरर किसको कहेंगे और डेंसर किसको कहेंगे? ये बिल्कुल ही एक कंपैरिजनल स्टडी है। आप दो मीडियम को उठा लो, मान लो मेरे पास दो मीडियम है, दो डिफरेंट मीडियम। अब उन दोनों मीडियम में कौन रेयरर है और कौन डेंसर है, अगर इसकी पहचान करनी हो तो बस आपको ये समझना है कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट अधिक होगा वो रेयरर होगा, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा दैट मीडियम इज डेंसर मीडियम। हाँ, दो मीडियम है, मान लो एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है। मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो आपको कहना है मीडियम 1 इज रेयरर मीडियम देन मीडियम 2 एंड मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1। मतलब जहां स्पीड ज्यादा होगा वो रेयरर होगा और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा वो डेंसर होगा। चलिए यहां देखिए मैंने इसको लिखा है मीडियम के बारे में। ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रेवल्स इज नोन एज मीडियम। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिससे होकर के लाइट ट्रेवल कर जाए वो मीडियम कहलाता है। टाइप्स ऑफ मीडियम, पहला मीडियम है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। याद रखेंगे बच्चों, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है। और उसके बाद सेकेंड नंबर में है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा उस मीडियम को हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे। लेकिन इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग याद रखेंगे, मैंने उसको नोट कर दिया है। पहला पॉइंट है व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद रखेंगे बच्चों, रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है तो लाइट का बेंडिंग नॉर्मल की ओर होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में इन करेगा तो इट गोज अवे फ्रॉम द मीडियम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलिए इसको हम लोग एक फिगर की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये ग्लास है, ऊपर में एयर है। एयर कैसा मीडियम होगा भाई? तो एयर होगा रेयरर मीडियम। किसके अगेंस्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो जब ये इन करेगा तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि ये नॉर्मल है, दिस इज इंसिडेंट रे। तो ये नॉर्मल की ओर बेंड करेगा ऐसे। ये रिफ्लेक्टेड लाइट है जो बेंड कर गया, किसके नजदीक आ गया? रेयरर के, सॉरी नॉर्मल के। और ये अगर आपने ओरिजिनल पाथ पे जाता तो इस तरह से जाता, आप देख रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गया, नॉर्मल की ओर झुक गया। तो ये हमारा पहला कंडीशन का फिगर है। व्हेन रे ऑफ लाइट, यहां देखेंगे, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एयर इज रेयरर देन ग्लास। रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रहा है, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है आप देखिए नॉर्मल की ओर बेंड कर गया। अब मैं एक दूसरा कंडीशन भी आपको दिखा देता हूं। इस बार मान लीजिए ये ग्लास है, रे ऑफ लाइट यहां से आया, ऐसे इंसिडेंट किया। अब मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो क्या होगा? नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। तो आपने देखा कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर में आता है तो नॉर्मल की ओर बेंड करता है, और जब यही रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर जाता है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट कर जाता है। तो इस तरीके का बेंडिंग नेचर होता है जबकि एक रे ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करता है। रेयरर से डेंसर में जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, है ना, और जब डेंसर से रेयरर में होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, the next topic is the case of light. What happened when the case of
what happened when the light goes from air into glass and again from glass into air। मतलब अगर रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में इंटर करे और फिर ग्लास से एयर में इंटर करे तो क्या हो। चलिए एक फिगर के द्वारा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप देखें PQRX जो हमने लिया है वो है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसके ऊपर एयर है, नीचे भी एयर है। रे ऑफ लाइट AO इंसिडेंट किया, ये नॉर्मल है। एयर और ग्लास में एयर इज रेयरर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम एंड गोज इन द डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप देखें AO जिस पाथ से आ रहा था, अगर ये अपने ओरिजिनल पाथ पर जाता तो ये OD की ओर चला जाता, लेकिन ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गया OB डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। जैसे ये पॉइंट B पर आया तो अब ये बाहर निकलने जा रहा है, लेकिन ये जो ग्लास है ये डेंसर है और बाहर जो निकल रहा है तो फिर से आपको मिल रहा है एयर। यानी अब जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में इन कर रहा है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा और BC की ओर चला जाएगा। तो जो बाहर रे निकल रहा है उसको हम लोग कहेंगे इमर्जेंट रे। एक बात इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो ओरिजिनल पाथ था इंसिडेंट रे का, जिसको कि हमने यहाँ से डॉट लाइन के द्वारा दिखाया है, और ये जो इमर्जेंट रे BC है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा और द डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, जिसको बोला जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है बच्चों, लेकिन इन सभी का नाम आपको जरूर जानना चाहिए। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला, ओरिजिनल पाथ जो है इंसिडेंट रे का और इमर्जेंट रे का, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि उस वक्त क्या होगा जबकि रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट किसी दूसरे मीडियम पर, एक मीडियम से चले और दूसरे मीडियम पर नॉर्मली गिरे। हर बार मैंने अभी तक जो भी बताया है बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, उसमें मैंने एक बात मेंशन किया है बच्चों, और वो ये है कि रे ऑफ लाइट जो होता है वो किस तरह से पढ़ना चाहिए। ऑब्लिकली पढ़ना चाहिए, तिरछे ढंग से पढ़ना चाहिए, इंक्लाइंड मैनर में पढ़ना चाहिए, तभी बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। लेकिन अगर नॉर्मली पढ़ता है तब क्या होता है, तो एकदम इसका साधारण सा आंसर है देयर इज नो बेंडिंग। अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मली पड़ेगा उसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन क्यों ऐसा होता है, फिलहाल अभी हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं पढ़े हैं तो हम उसके बेसिस पे नहीं बताएंगे। इसको बताने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ एक फिगर जो मैंने यहाँ बना रखा है, जिसमें क्वेश्चन के ऊपर में मैंने लिखा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द रे ऑफ लाइट और अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलरली। आप देख रहे हो बहुत सारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो बिल्कुल ही परपेंडिकुलरली इस ग्लास शीट पे आया, और बिल्कुल वैसे ही यहाँ तक कुछ और था स्पीड, यहाँ पे कुछ और हो गया, यहाँ पे फिर वही वाला स्पीड हो गया, पुराना वाला है, क्योंकि यहाँ एयर है, इस जगह पे ग्लास है आपका, और फिर वापस से एयर हो गया। तो इसमें कोई बेंडिंग नहीं है, रे ऑफ लाइट एकदम बिल्कुल स्ट्रेटली निकल गया। लेकिन अगर यही रे ऑफ लाइट अगर ऐसे पड़ेगा तो टाइमिंग ऑफ इंसिडेंट जो होता है, इस पर फॉल करने का टाइमिंग में सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला जो रे है वो सबसे पहले पहुंच जाता है, राइट साइड वाला जो रे है वो फ्यू सेकेंड्स लेट पहुंचता है, जिसके वजह से क्या होता है, एक साथ नहीं पढ़ पाने के वजह से इसके डायरेक्शन में बदलाव आता है। लेकिन जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली पड़ेगा तो सारा का सारा रे ऑफ लाइट जो है वो एक साथ ही इस ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होगा और वो एक साथ ही अपने स्पीड में बदलाव करेगा, जिसके वजह से किसी भी प्रकार का कोई बेंडिंग नहीं होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट हैपेंड व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली एट द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, तो इसमें लिखना है देयर इज नो बेंडिंग बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ रे इन डिफरेंट केस। एक्चुअल में होता क्या कि सबका चेंज होगा, सबका एक साथ चेंज होगा। लेकिन अगर यही चीज ऑब्लिकली पड़ता है तो कुछ रे ऑफ लाइट में चेंजिंग पहले हो जाता है, कुछ रे ऑफ लाइट में चेंजिंग बाद में होता है। एक साथ अगर सबके सब में चेंजेस हो जाए तो बेंडिंग नहीं होगा। लेकिन ऑब्लिकली पढ़ने पर क्या होता है, कुछ रे में बदलाव आता है और कुछ रे में बदलाव नहीं आता है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों अब हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे और वो टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है?
दो लॉ है। फर्स्ट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या ऐसा लगा नहीं कि बिल्कुल ये रिफ्लेक्शन टाइप है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सिर्फ उसमें रिफ्लेक्टेड जो था वो रिफ्रैक्टेड हो गया है। एक दूसरा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसको 1621 में एस्नेल नाम के एक साइंटिस्ट ने ये रिजल्ट दिया था, इसलिए सेकेंड वाले लॉ को हम लोग एस्नेल्स लॉ भी कहते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताता है। उसमें बताया गया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका I है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है, तो साइन I डिवाइडेड बाय साइन और R जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो चलो बच्चों, मैं दिखाता हूँ, मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, एंड नंबर 2 द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द गिवन पॉइंट ऑफ मीडियम। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ देख लीजिए आप लोग, एक ग्लास शीट है और इस ग्लास शीट में आप देख रहे हो कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंट आया और ये नॉर्मल की तरफ इन कर गया, तो यहाँ से ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना। तो इसमें क्या होगा, साइन I ये वाला एंगल और साइन R ये वाला एंगल, ये कांस्टेंट होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। आगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और भी बृहद अध्ययन करने जा रहे हैं, बहुत विस्तार से उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या चीज़, तो वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने जो स्नेल्स लॉ पढ़ा, जिसमें था द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केवल यही प्रोसेस नहीं है। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम्स है, या इसको आप ऐसा कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक मीडियम हमारा एयर है और दूसरा मीडियम हमारा ग्लास है। तो अगर मेरे को निकालना रहे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। खैर, इसके बारे में और भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने प्रकार होते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर टू टाइप्स। नंबर 1, पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो कोई एक मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। लेकिन उसमें जो पहला मीडियम है वो हमेशा एयर और वैक्यूम हो, मतलब लाइट जो है वो एयर और वैक्यूम से आ रहा हो और आ करके अगर किसी अनदर मीडियम में इन किया, वहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सिर्फ ऐसा बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताओ, तो इसका मतलब यह है कि आपको निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और ये निकालने का सबसे इजी उपाय क्या है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिमांड करे उसमें स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रखोगे, कहां, डिनोमिनेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिमांड हो उसमें स्पीड ऑफ लाइट को ऊपर रखोगे। तो चलिए यहां पर आते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला ये तो आपने जान ही लिया है, साइन I अपॉन साइन R को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, स्नेल्स लॉ था। इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम और एयर, पहला मीडियम बताया है, वैक्यूम हो या एयर हो। वैक्यूम और एयर इसलिए कहा जाता है कि एयर और वैक्यूम को लगभग एक समझा जाता है। टू एनी अदर मीडियम, किसी दूसरी मीडियम में जा रहा हो, then the value of refractive index is called absolute refractive index। चलिए यहां पर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। आपसे बोला जाए, बताना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
ग्लास। अब इसको कैसे लिखेगा, इसका सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं इसको, एन ग्लास। अब किसके रिस्पेक्ट में मांग रहा है, एयर या वैक्यूम, तो जिसके रिस्पेक्ट में मांगा उसको यहां लिखेगा। तो इतना बराबर क्या होगा, इस ऊपर में हमेशा आएगा जिसके रिस्पेक्ट में मांगा जा रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बच्चों आप देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का मांगा, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो नीचे आ गया। किसके रिस्पेक्ट में मांगा, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मांगा, ऊपर चला गया। और मैंने एक चीज बताया कि जब भी किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में हो, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हर बार आपसे ऐसा ना पूछा जाए, बोल दे चलो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। अब लीजिए, मान लीजिए यहां तो एयर साफ हो गया, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वो क्या होता है पहले उसको मैं समझा देता हूं। यहां आइए, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, अब एक मीडियम से रे ऑफ लाइट जा रहा है, लेकिन जिस मीडियम से जा रहा है वो वैक्यूम या एयर नहीं है, इट इज अदर देन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर से अलग है, to another medium, then the value of refractive index is called relative refractive index। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमें निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है जी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तब क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि यहाँ जो रिस्पेक्टिव वर्ड जो यूज किया है किसके रिस्पेक्ट में, वाटर, ये एयर नहीं है, ये वैक्यूम नहीं है। तो जब एयर और वैक्यूम नहीं है पहला मटेरियल जहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। निकालने का तरीका वही है, किसके लिए निकालना है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ग्लास का। तो ग्लास वाला का स्पीड नीचे चला जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और ऊपर में कौन रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में है, वाटर में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये ऊपर चला जाएगा जी। यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा थ्योरी। अब इसमें भी कुछ और भी रिजल्ट है, उसको भी मैं बता देता हूं। चलो बच्चों अब देखते हैं, एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकालना है हमको विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। सिंबल आपने समझ लिया, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। कैसे निकलेगा, तो आपका जवाब होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। और मैं फिर आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर ऐसा रहता n/1 तो इसका क्या मतलब हम लोग समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान दे देंगे। ये निकलेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय, चूंकि 2 का निकालना है तो 2 वाला नीचे रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर हम लोग इसको 1 नंबर इक्वेशन कंसीडर करें और इसको 2 नंबर इक्वेशन कंसीडर करें, और इक्वेशन 1 को अगर मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 से, रिजल्ट क्या होगा, 2n1 इंटू 1n2 इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 into speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2। और ये सब कट जाएगा, कट करके क्या रिजल्ट आएगा, 1, यानी 2n1 इज इक्वल टू 1 बाई 1n2।
ये रिजल्ट, ये दोनों जो है एक दूसरे का इन्वर्स हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, बिल्कुल अपोजिट। तब मान लीजिए कि मेरे पास है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का, किसके कंसर्न में, वाटर के कंसर्न में। तो आपको ये पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगा। बहुत अच्छी बात है। अब इसी रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको एयर से डिवाइड करें और उसके बाद फिर है नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको भी डिवाइड कर देना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से। तो इतना को क्या लिखेंगे, ऊपर वाला जो दो है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, किसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जरा सोच के देखो। नीचे में है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और ऊपर में है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं NaW, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी Na ही है बट G के कंसर्न में। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं ANG डिवाइडेड बाय ANW, यानी एब्सोल्यूट, या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। थोड़ा सा रिजल्ट उल्टा हो गया क्योंकि ग्लास का निकाला है, तो इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसर्न में चलेंगे तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे और वाटर का नीचे रखेंगे। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के संदर्भ में चलेंगे तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट नीचे रखेंगे और वाटर में ऊपर रखेंगे। तो बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा थ्योरी था जिसको हमने क्लियर कर दिया। अब कुछ और भी बातें हैं जो मैं डिस्कस करता हूं कि इसका इफेक्ट्स क्या क्या है। कुछ और भी बातें हैं, जैसे याद रखेंगे जितना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा मिलेगा आपको, क्योंकि ऊपर जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो हमेशा सबसे ज्यादा होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का, वो होता है 2.42। तो बच्चों इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये कंसेप्ट यही समाप्त हुआ। अब हम लोग कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे, जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट टाइम इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद फिर लेंस से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। लेकिन इससे पहले आप लोग इसकी तैयारी कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।